सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों एंजल वन की बात करें तो एक लंबे टाइम से एंजल वन एंजल जैसा परफॉर्मेंस आपको रिपोर्ट करती हुई दिखी नहीं है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कंपनी का बिजनेस कैसे भाई? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ साल की बात करें तो स्टार्टिंग में जब मार्केट अच्छा चल रहा था तब ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर रही थी, क्योंकि बिजनेस भी कंपनी का काफ़ी सही चल रहा था। और जब मार्केट ख़राब हुआ तो ये कंपनी का बिजनेस जो पहले काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था वो स्लो हो गया। तो उन सारी टाइम पे क्या होता है कि एंजल वन जो एक्सपेंसिव वैल्यूशंस पे चल रही होती हैं वो वैल्यूशंस आपको करेक्ट होता हुआ दिखता है, क्योंकि मार्केट हमेशा चीज़ों को सस्ती करती है तब जब मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है। और अभी अगर देखोगे तो एंजल वन वैसा परफॉर्मेंस आपको रिपोर्ट नहीं करती हुई दिखी है जैसा परफॉर्मेंस आपको पहले करती हुई दिखती थी। सिंपल सी बात है भाई, बिजनेस में स्लो डाउन हमें देखने को मिल रही है। और ये चीज़ें क्यों हुई है? क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एंजल वन के साथ ही होता है। जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी है उनका बिजनेस बुल रन में तो काफ़ी सही चलता है, बट मार्केट जब मंदी में जाता है तब उनका बिजनेस हमें स्लो होता हुआ दिखता है, जो अभी एंजल वन के साथ भी हमें देखने को मिल रही है। बट इन सारी चीज़ों के बाद एंजल वन से रिलेटेड एक काफ़ी इंप्रेसिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि एंजल वन आज के दिन भले परफॉर्मेंस अच्छा रिपोर्ट करता हुआ दिखा नहीं, बट कंपनी आपको फोकस में ज़रूर काफ़ी ज़्यादा रहती हुई दिखी। रीज़न ये है कि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का फैसला किया है और साथ में डिविडेंड देने का भी फैसला किया है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 15 जनवरी को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाली है और बोर्ड मीटिंग में कंपनी कंसिडर करेगी स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। फिलहाल अगर कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो वो हमें 10 रुपये का देखने को मिलता है। यानी कि स्टॉक स्प्लिट की अगर हम बात करें तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर कंपनी चाहती है कि इन फ्यूचर फिर से स्प्लिट नहीं देना है तो कंपनी हो सकता है कि 1:10 की रेशो में स्प्लिट आपको अनाउंस करती हुई दिख जाए। और अगर एक कंपनी इन फ्यूचर फिर से स्प्लिट देना चाहती है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ फिर हमें देखने को मिलेगी, जिसमें एक पॉसिबिलिटीज़ है 1:2 के रेशो में और एक पॉसिबिलिटी है 1:5 के रेशो में। अगर 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया तो आफ्टर स्प्लिट कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपये का होगा, जिसके बाद वंस अगेन कंपनी स्प्लिट अगर देती है तो 1:5 के रेशो में स्प्लिट पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिलेगी। और वही अगर 1:5 के रेशो में स्प्लिट कंपनी देती है तो फेस वैल्यू 2 रुपये का हो जाएगा। तो इसका मतलब अगले बार जब कंपनी स्प्लिट की अनाउंसमेंट करेगी तो 2 रुपये का मतलब 1:2 के हिसाब से करेगी। और 1:10 में कर दिया तो फिर इसके बाद आपको स्प्लिट की न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगी, सिर्फ बोनस की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो यह है प्रॉपर पॉसिबिलिटीज़ कंपनी के करंट फेस वैल्यू को देखते हुए। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों डिविडेंड के बारे में, तो ये कंपनी की चर्चा तो डिविडेंड से रिलेटेड हमेशा हमें देखने को मिलती है। 2027 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें भी कंपनी डिविडेंड आपको देती हुई नजर आएगी, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चला तब भी। क्योंकि अगर हम कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो कंपनी डिविडेंड में काफ़ी अच्छा खासा खर्चा करती है। अभी 30 मई को कंपनी ने 26 रुपये का डिविडेंड दिया था, जो कि फाइनल डिविडेंड था। उससे पहले कंपनी ने 11 रुपये का इंटरम डिविडेंड दिया था। उससे पहले भी कंपनी ने 11 रुपये का इंटरम डिविडेंड दिया था पिछले साल इसी टाइम पे। और अगर हम बात करें उससे पिछले साल इसी टाइम पे तो कंपनी ने 12 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड दिया था, और उससे पिछले साल भी सेम। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में तो वहाँ पर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आई हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेगा। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने डिविडेंड देने के लिए 199 करोड़ रुपए खर्च किया था। 24 में कंपनी ने 324 करोड़ रुपए खर्च किया था और 23 में कंपनी ने 376 करोड़ रुपए खर्च किया था सिर्फ डिविडेंड देने में। तो ये कंपनी डिविडेंड के तौर पर अगर देखा जाए तो जानी ही जाती है। अब देखो कंपनी स्प्लिट जो देगी उसके साथ डिविडेंड भी मिलता है तो कितना मिलता है, और साथ में कंपनी के रिजल्ट हमें इस Q3 के कैसे देखने को मिलते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर
आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बैक टू बैक सेशन में ये कंपनी आपको फोकस में रहती हुई दिख रही है। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है। कल के दिन की बात करें तो कंपनी वीक परफॉर्म की थी। परसों के दिन की बात करें तो कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट हुआ था। उससे पहले भी अगर देखोगे तो कंपनी में गिरावट अच्छा खासा था। और आज के दिन भी 2 से 2.5% तक की फॉल हमें देखने को मिली है। देखा जाए तो कोई भी कंपनी एक हफ्ते में 3, 4, 5, 10% तक गिर जाती है, बट रिलायंस जैसी कंपनी अगर एक हफ्ते में 5-10% तक गिर जाए तो ऑब्वियस सी बात है उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि रिलायंस अगर एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 5% गिर जाती है तो इन्वेस्टर्स का 1 लाख करोड़ का वेल्थ वाइप आउट हो जाता है। और 5% गिरने के बाद वंस अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग 2.5-3% की गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? और अगर हमारे पास रीजंस हैं तो फिर ये भी जानना इंटरेस्टिंग है कि ये गिरावट हमें कब तक देखने को मिलेगा, यानी कि गिरावट रुकेगी या फिर गिरावट की सिलसिला एज इट इज़ कंटिन्यू रहने वाली है। तो सभी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि गिरावट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखो दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जो कि काफ़ी फेमस नाम है। अब उनका रिपोर्ट मार्केट काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेती है। रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि रिलायंस इंडस्ट्री की जो जामनगर रिफाइनरी है उन्होंने 3 रशियन कार्गो बोल सकते हैं लेने का फैसला किया है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो रिपोर्ट में मेंशन था कि 3 रशियन कार्गो रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर फैसिलिटीज़ में आपको पहुंचती हुई दिखेगी इसी मंथ के स्टार्टिंग में, रिपोर्ट में उन्होंने कहा था। अब देखा जाए तो ये सारी चीज़ें रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती थी। क्यों भाई? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री जो रशिया से ऑयल खरीदेगी वो ऑब्वियस सी बात है जो मार्केट रेट है उससे 5% डिस्काउंट में खरीदेगी, क्योंकि रशिया इंडिया को सस्ते दाम पे क्रूड ऑयल दे रहा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। बट इसके रिस्पॉन्ड में रिलायंस इंडस्ट्री ने बताया है कि जामनगर फैसिलिटी पिछले 3 हफ्तों से रशियन क्रूड ऑयल नहीं ले रही है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी में भी कोई डिलीवरीज हमें देखने को नहीं मिलेगी। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जो आप क्लेम किए हो 3 वेसल लैंड होंगे रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर फैसिलिटी में, ये क्लेम उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, मतलब बोल सकते हैं पेनफुल है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की इमेज को ख़राब करने के लिए ये सारी चीज़ें पब्लिश की गई हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्री ने उसके बोल सकते हैं क्लैरिफिकेशन में कहा था। अब ये सारी चीज़ों के बाद मार्केट इस कंपनी को लगभग 5% तोड़ी एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। क्यों भाई? क्योंकि अगर तेल मान लो ये ले लेती तो ऑब्वियस सी बात है सस्ते दाम पे लेती, मार्केट से ये तेल उठा सकते हैं। बट अगर 100 बैरल पे अगर मान लो 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो रशिया वही 100 बैरल इनको 95 रुपये पे दे रहा है, यानी कि 5% सस्ता। अब सुनने को तो ये 5% है, बट रिलायंस इंडस्ट्री की जो डील है वो लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, कई लाख करोड़ में देखने को मिलती है। तो इस वजह से वो 5% का नंबर काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो अगर वो ले लेती तो ऑब्वियस सी बात है इनको एडिशनल बेनिफिट मिलता, जिस केस में क्या है कि मार्केट इस कंपनी को पुश करती ऊपर की ओर। बट ये सारी चीज़ें उन्होंने डिनाई कर दिया, इसी वजह से गिरावट की शुरुआत होती हुई दिखी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि गिरावट क्यों होता हुआ दिख रहा है। अब गिरावट अगर हो रहा है तो ये गिरावट क्या कंटिन्यू रहेगा? तो देखो, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी उन कंपनी में ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक सेशन में गिरावट रिपोर्ट करते करते 40-50% तक कंपनी नीचे चली जाए। 40-50% नीचे जाने के लिए कंपनी को बहुत बड़ी न्यूज़ चाहिए, और वो न्यूज़ अभी के टाइम पे देखा जाए तो सुनने को मिल रही है। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं, इस वजह से करेक्शंस हैं, बट कोई बहुत बड़ी गिरावट इस न्यूज़ की वजह से मे बी हमें देखने को ना मिले। बट जेफरीज ने एक बोल सकते हैं रिपोर्ट में मेंशन किया है 1 लाख करोड़ का जो गिरावट देखने को मिला था इनके वेल्थ में, उसके बाद कि आने वाले कल में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में रैली हमें देखने को मिलेगी वो जियो के आईपीओ के न्यूज़ की वजह से दिखेगी और टैरिफ की हाइक की वजह से दिखेगी। और ये टैरिफ मतलब ट्रंप वाला बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो टैरिफ की बात है वो जियो की प्राइस की बात हो रही है, यानी कि जियो का जो प्लान हमें दिखता है उसका टैरिफ रिलायंस बढ़ाती हुई नजर आ सकती है, जिस वजह से जियो और रिलायंस को एडिशनल रेवेन्यू एंड एडिशनल प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जेफरी के रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा एल्क्सी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।
काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर दिखती है और साथ में टेक्निकल को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। दोस्तों टाटा एलेक्सी को देखोगे तो ये कंपनी में भी बीच में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। बीच में क्या मतलब कल के दिन की ही बात हो रही है। तेज़ी ज़बरदस्त क्यों थी भाई? क्योंकि जेपी मॉर्गन ने अपग्रेड कर दिया था इस कंपनी को लेकर, जो रेटिंग्स उनके थे उसको। पहले सेल रेटिंग दिया था उन्होंने, फिर उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग किया और इन सारी चीज़ों की वजह से टाटा एलेक्सी कल के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी। बट आज के दिन उसका अपोजिट हमें दिखा, कंपनी में गिरावट दिखी। तो गिरावट क्यों दिखी भाई? तो देखो, टाटा एलेक्सी में जो तेज़ी दिखा वो कोई बिजनेस की न्यूज़ की वजह से हमें नहीं दिखी कि कंपनी ने कोई एक्विजिशंस कर लिया या कंपनी के नंबर्स ऐसे आ सकते हैं वैसे आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। कंपनी एक रिपोर्ट की वजह से तेज़ी दिखाई थी। तो वो रिपोर्ट ऐसा तो नहीं है कि बैक टू बैक सेशन में कंपनी को वन साइडेड ऊपर ले जाए। तो 10% की जो तेज़ी थी वो आज के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट बना है और इसी वजह से कंपनी में आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिली है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जेपी मॉर्गन ने बताया है कि 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक इनके जो रेवेन्यू एस्टिमेट है वो 1 से 4% तक इंक्रीज़ उन्होंने किया है, मार्जिन को 10 से 100 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज़ किया है और ईपीएस को 1 से 8% तक इंक्रीज़ किया है। साथ में दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि जो कंपनी ऑटो सेक्टर में बिजनेस करती है उनके डिमांड्स आपको आगे चलकर बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि ER&D स्पेंडिंग हमें बढ़ती हुई दिख रही है, इंप्रूव होती हुई दिख रही है। और टाटा एलेक्सी की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बोल सकते हैं ऑटो सेक्टर से अपने टोटल रेवेन्यू का लगभग 53% जनरेट करती है। और ये रिपोर्ट में कितना मेंशन किया गया है? 55%, जो कि बोल सकते हैं कम है टाटा टेक और KPIT के कंपैरिजन में। बट अगर ये चीज़ हो रही है लाइक ER&D में अगर इंप्रूवमेंट दिखती है तो KPIT जैसी कंपनीज़ के लिए, टाटा टेक और टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज़ के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।